ब्लड एंड गट्स के बकवास फिनिश के बारे में क्रिस जेरिको का क्या कहना है? क्या वेलवेटीन ड्रीम करने वाला है अपना रॉ डेब्यू? कौन सा रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आना चाहता था? और आखिर समोआ जो किस पे है नाराज? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, पर उसे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ और साथ ही लाइक वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं हम एलिस्टर ब्लैक से। तो एलिस्टर ब्लैक जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी समय से नहीं दिखे हैं। बीच में उनका एक प्रोमो भी आया था, पर उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा आजकल, और वो कब तक आएंगे इस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पर एलिस्टर ब्लैक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और उन्होंने एक फ़ोटो भी डाला है जिसमें उनका फिजिक कमाल लग रहा है, और इतना कमाल लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन ने उस पर कमेंट डाला है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसे ही इस बॉडी का ख्याल रखना, जिस पर एलिस्टर ब्लैक ने थैंक यू भी लिखा है। पर एलिस्टर ब्लैक ने जिस तरीके का फिजिक बनाया, उनका रिटर्न तो होना चाहिए जल्द से जल्द, और आई होप उनका रिटर्न हो बैकलैश में। पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें आना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली तो तैयार लग रहे हैं। अब उन्हें अच्छी स्टोरी लाइन मिलती है तो अच्छा होगा उनकी करियर के लिए। और अब बात करते हैं हम क्रिस जेरिको की। तो जैसे कि हमने देखा ब्लड एंड गट्स मैच में क्रिस जेरिको को केज के ऊपर से धक्का दिया एक रेसलर ने। उसके बाद क्रिस जेरिको नीचे गिरे और वो मैच ख़त्म हुआ। तो ये मैच काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी प्रेज़ भी आई थी उस समय लाइव ऑडियंस से। पर इसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बुरा भला कहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये फिनिश बिल्कुल ही बकवास था, सरेंडर करके मैच को फिनिश करना बिल्कुल ही गलत बात है। और क्रिस जेरिको गिरे हैं एक क्रैश पैड पे, जिससे उन्हें कुछ तकलीफ भी नहीं हुई, और इसकी वजह से ये मैच बिल्कुल ही गंदा था, इसमें कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं था वगैरह वगैरह। तो इस पर क्रिस जेरिको ने अपने पॉडकास्ट में क्लियरिफिकेशन दिया है। तो क्रिस जेरिको ने बताया कि ये मैच मेरे MJF के और टोनी खान के दिमाग की मिलावट है, मतलब तीनों ने अपना अपना योगदान दिया था इस मैच को बनाने में। अब किसने किस पार्ट को बनाया था ये तो उन्होंने डिटेल में बताया नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैं नीचे गिरा था, वो मैं किसी भी क्रैश पैड पे नहीं गिरा था, बल्कि मैं गिरा था कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे, जो कि सिर्फ कुछ इंचेस ऊपर थी ज़मीन से। और अगर क्रैश पैड होता तो मुझे गिरने में कुछ तकलीफ़ नहीं होती, पर वो कार्डबोर्ड बॉक्स थे और नीचे गिरने पे मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, मतलब मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे अच्छे से, पर मैं ज़िंदा था इतना ही मुझे पता था। साथ ही उन्होंने बताया कि स्ट्रेचर वहाँ पे आया और मुझे लेके गया, तब तो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस खुश हुई थी, मतलब वो काफ़ी तालियों से मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे। पर बाद में किसको बुरा लगा सोशल मीडिया पे पता नहीं, और क्यों ये सब गंदगी फैला रहे हैं लोग। और 1.3 मिलियन लोगों ने वो देखा था, तो कुछ 3000 लोगों को अगर ये मैच पसंद नहीं आया तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, ऐसा कहा है क्रिस जेरिको ने। मतलब आई डोंट गिव अ डैम शिट, ऐसा रिप्लाई दिया है क्रिस जेरिको ने। तो इससे तो साफ लग रहा है कि क्रिस जेरिको ने मेहनत जम के की थी, और उनके मेहनत को कोई अगर अप्रिशिएट नहीं करता तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही क्रिस जेरिको ने बताया कि काफ़ी सारे रेसलर इंजर्ड हुए हैं उस मैच में, और इस मैच को एंड तक काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बस फिनिश को लेके अगर किसी को दिक्कत है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आपको ये देखने में मज़ा आया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो फिर आपने मौका गंवा दिया, क्योंकि मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही ये स्टंट करने वाला था और वो मैं कर चुका हूँ। इसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालने वाला। साथ ही क्रिस जेरिको ने कहा कि स्टंटमैन जब वो परफॉर्म कर रहा था तब उसके पीठ पे एक टर्टल शेल और सर में हेलमेट था, और जब मैंने ये स्टंट किया तो मेरे पास ना हेलमेट था ना कुछ था, मैं डायरेक्टली वहाँ पे गिरा हूँ, और मैं 2-3 इंचेस से सिर्फ लाइटिंग से बचा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी रिस्क में थी। और इसके बावजूद अगर कोई इस मैच को काला कर रहा है, मतलब इसके रिगार्डिंग अगर कुछ बकवास कह रहा है, तो फिर क्या कह सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे हिसाब से तो क्रिस जेरिको ने काफ़ी बड़ा स्टंट किया था, और देखने पे ही पता चलता है कि वो कार्डबोर्ड वगैरह पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वो स्टील भी पेंट किया हुआ था स्टील, एक्चुअल में वो तो कार्डबोर्ड बॉक्स था। क्रिस जेरिको एक्चुअल में काफ़ी हर्ट लग रहे थे, तो ऐसे में अगर मैच खराब भी हुआ हो तो वो पिछली बार का जो उनका फिनिश था रिंग एक्सप्लोजन मैच का, उससे तो 1000 गुना अच्छा था। सो आई थिंक AEW इम्प्रूव कर रहा है, और हमें भी इसी नज़रिए से उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि WWE काफ़ी समय से ये बिजनेस कर रहा है
और ये नए नए आए हैं तो इनसे गलतियां तो होंगी, पर आई थिंक वो काफ़ी अच्छी कंपटीशन दे रहे हैं WWE को, और क्रिस जेरिको की इसमें कोई गलती मुझे तो नहीं लग रही। पर आपको क्या लगता है कि क्या क्रिस जेरिको काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि क्रिस जेरिको सही है और मैच का फिनिश इतना भी बुरा नहीं था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मंसूर की। तो मंसूर को ऑफिशियली रॉ रोस्टर में साइन किया गया था WWE की तरफ से 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद उनका डेब्यू मैच भी हुआ था उसी हफ्ते शेमस के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच डिस्क्वालीफाई कर दिया हम्बर्टो कैरियो ने। तो इस हफ्ते मुझे लग रहा था कि रीमैच देखने को मिलेगा हमें मंसूर और शेमस के बीच में, पर ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि हमें हम्बर्टो कैरियो और शेमस के बीच में मैच देखने को मिला, जो कि मैच फिर एक बार डबल काउंट आउट के साथ खत्म हुआ। तो ऐसे में मंसूर कहाँ रह गए? मतलब मंसूर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था 2 हफ्ते पहले, और उसके बावजूद इस हफ्ते उन्हें मौका नहीं दिया गया, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पर अब रूमर्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं मंसूर के लिए, जिनसे पता चल रहा है कि WWE उनके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश है, और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए वो उन्हें एक कैंडिडेट की तरह भी देख रही है। अब देखते हैं क्या होता है मंसूर के साथ फ्यूचर में। आई होप कि उनका करियर काफ़ी अच्छा जाए और उन्हें मुस्तफ़ा अली की तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। पर अब बात करते हैं हम साशा बैंक्स की। तो साशा बैंक्स ने मैंडेलोरियन में काफ़ी अच्छा काम किया है, और डिज्नी ने अभी जो एमी अवार्ड्स के लिए लिस्ट भेजी है उसमें साशा बैंक्स का रियल नाम भी शामिल है। तो चांसेस है कि साशा बैंक्स को एमी अवार्ड मिल जाए, और अगर एमी अवार्ड उनको मिलता है तो ये WWE के लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा रेसलर होगा जो कि एमी अवार्ड विनर है। तो अब देखते हैं कि साशा बैंक्स ये अवार्ड जीत पाती है या नहीं। पर नेक्स्ट बात करते हैं हम अब वेलवेटीन ड्रीम की। तो इस हफ्ते की रॉ में बैक स्टेज में वेलवेटीन ड्रीम को देखा गया था, और काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि उनका डेब्यू होगा रॉ में, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और इस पे अभी काफ़ी खबरें आई है, मतलब डेव मेल्टर और रेसलिंग न्यूज़ लेटर ने कहा है कि वेलवेटीन ड्रीम काफ़ी महीनों से परफॉर्मेंस सेंटर नहीं गए, इसलिए वो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है रेसलिंग के लिए। और WWE जैसे कि हम जानते हैं, अगर कोई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं जाता तो उसे अलाउ नहीं करती। तो ऐसे में वेलवेटीन ड्रीम का डेब्यू करना काफ़ी मुश्किल बात है, और वो इतनी जल्दी डेब्यू नहीं करने वाले। साथ ही डेव मेल्टर ने बताया कि शायद वेलवेटीन ड्रीम को रॉ दिखाने के लिए बुलाया गया हो, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके, क्योंकि उन पे काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगे हैं स्पीक आउट मूवमेंट के चलते। और WWE ने इस पे रिसर्च भी किया था, जिस पे उन पे लगाए हुए आरोप में कोई तथ्य नहीं दिखा WWE को। तो डेव मिल्टर के हिसाब से वेलवेटीन ड्रीम को अभी WWE तैयार कर रही है, और कुछ हफ्ते परफॉर्मेंस सेंटर में अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें उनका डेब्यू दिख सकता है रॉ में आने वाले कुछ महीनों के बाद, वरना उनके रेसलिंग का कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं हम वॉल्टर के बारे में। तो वॉल्टर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि वो WWE में एक्चुअल में आना नहीं चाहते थे, और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते थे WWE के साथ जब वो इंडी में काम करते थे। तो वॉल्टर ने बताया कि जब वो जर्मनी में रेसलिंग करते थे तब उनका कोई एम नहीं था कि वो जाएंगे यूएस में और WWE के साथ काम करेंगे और यूएस में ही सेटल होंगे। उनका सिर्फ फोकस था जर्मनी में रेसल करने का, और उसके बाद वो शायद से यूके में परफॉर्म करना चाहते थे। उनका WWE में आने का कोई भी एम नहीं था। पर जब NXT आई यूके में और NXT ने वहाँ पे काफ़ी सारे टैलेंटेड रेसलर्स को देखना शुरू किया, तो वॉल्टर को उन्होंने ऑफर किया वहाँ पे काम करने के लिए, और फिर वॉल्टर NXT यूके चैंपियन बने, और वो अब तक NXT यूके चैंपियन है। और जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो भी अब रियलिटी है। वो यूएस में रह रहे हैं और WWE के साथ काम कर रहे हैं। तो वॉल्टर ने इसमें क्लियरिफिकेशन दिया है कि वो WWE में इसलिए नहीं आना चाहते थे क्योंकि वो उनकी कंट्री को काफ़ी प्यार करते हैं, मतलब वो जर्मनी में ही रहना चाहते थे और वो कहीं और शिफ्ट होना नहीं चाहते थे। पर फ्यूचर में क्या होगा किसको पता, और इस वजह से वो अब यूएस में रेसल कर रहे हैं। और उनका अगर हम करंट रन देखें NXT में तो वो लिटरली अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। तो उनके लिए फ्यूचर में भी काफ़ी कुछ हो सकता है, मतलब ये बंदा वर्ल्ड चैंपियन बनने के बिल्कुल लायक है। अब देखते हैं WWE इसके साथ क्या करती है, क्योंकि अभी अभी WWE ने एक ऐसा बंदा रिलीज किया है जो खुद वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक था। मैं बात कर रहा हूँ समोआ जो की। तो समोआ जो काफ़ी एंग्री बंदे हैं,
ऐसा कहा है कर्ट एंगल ने। और साथ ही कर्ट एंगल ने बताया कि उन्हें एक अपने करियर का ऐसा किस्सा याद है जहाँ पे उन पे काफी गुस्सा हुए थे समोआ जो। तो कर्ट एंगल ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनका और समोआ जो का मैच था तब उन्होंने समोआ जो को कहा था कि मैं तुम्हें लिटरली एक असली वाला हेडबट देने वाला हूँ। तो इस पे समोआ जो ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। पर जब एक्चुअल में कर्ट एंगल ने उन्हें हेडबट दिया तब समोआ जो का माथा खुल गया और वहां से काफी खून निकलने लगा। और समोआ जो ने शायद ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इतनी जोर से लगने वाली है। तो इसके बाद वो काफी गुस्से से घूर रहे थे कर्ट एंगल को। और ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, पर उसके बाद काफी सारे दिनों तक समोआ जो कर्ट एंगल से नाराज थे और वो उनके आगे पीछे उन्हें खुन्नस से देखते हुए घूम रहे थे, जिससे कर्ट एंगल खुद भी काफी परेशान थे। और कर्ट एंगल ने कहा कि ये मुझे भी काफी तकलीफदायी लगा। और समोआ जो, जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी इन रिंग पर्सनैलिटी भी काफी खतरनाक है, तो मुझे तो डर ही लगता था समोआ जो से। तो आपको क्या लगता है कि समोआ जो सच में डरा रहे थे कर्ट एंगल को, या फिर कर्ट एंगल हमसे मजाक कर रहे हैं? और क्या समोआ जो को निकालना डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अच्छा मूव था? क्योंकि मुझे तो ये पर्सनली काफी बुरा लगा। पर आपको क्या लग रहा है समोआ जो की रिलीज के बारे में? ये कमेंट्स में जरूर बताइए। पर आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर बगैर कमेंट जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।